नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी मेजर पेपर 14 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपका क्या सिलेबस है, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, सारा हम लोग कवर करेंगे। तो जिनका भी सेमेस्टर 6 में ज्योग्राफी है, ये वीडियो आप लोगों के लिए महा मैराथन होगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखो कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आप लोगों को सेमेस्टर 6 में मेजर 14 में पढ़ना है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। रीजनल प्लानिंग मतलब जो क्षेत्रीय प्लानिंग होता है, क्षेत्रीय विकास क्या होता है, क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में आप लोग यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, मतलब एक क्षेत्र क्या होता है, एक प्रदेश क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इन सभी को पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर मैं भी जो भी सिलेबस बताता हूँ शॉर्ट में बताता हूँ, ताकि ज़्यादा मतलब टाइम बर्बाद ना हो। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है क्षेत्र की अवधारणा, इसके प्रकार। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है थ्योरीज एंड मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग, मतलब जो क्षेत्रीय नियोजन होता है, इसके लिए कौन कौन से मॉडल और सिद्धांत दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। अगला देखिए, थर्ड यूनिट आपका दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो एक होता है विकास होता है, उसकी अवधारणा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको, ठीक है। अगला देखिए, फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है इंटरग्रेडेड एरिया डेवलपमेंट, मतलब जो एकीकृत एरिया होता है, इसका कैसे विकास किया जाता है, इन सभी को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है यूनिट 5। यूनिट 5 में आप लोगों को नीति आयोग पढ़ना है, पॉलिसी पढ़ना है, फ्रेमवर्क पढ़ना है, मतलब नीति आयोग क्या होता है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, इसका क्या काम होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। तो देखते हैं हम लोग, और अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए महा मैराथन होगा, मतलब एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट हमारा प्रश्न है, क्षेत्र या रीजन से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पक्का आएगा कि क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा बताएं, इस टाइप से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्र की अवधारणा को एकदम अच्छे तरह से समझ लेते हैं। जैसे समान भौगोलिक विशेषताओं वाला भूभाग क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर समान प्रकार की भौतिक विशेषताएं पाई जाती है। जैसे कुछ हम लोग एरिया ले लिए, उस एरिया में क्या है, हर एक की चीज़ की समानता है, जहाँ भी जाइएगा एक प्रकार की समानता देखने को मिलता है। तो इसी को किसी क्या कहते हैं, हम लोग क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, समान भौगोलिक विशेषताओं वाला भूभाग क्षेत्र कहलाता है या फिर रीजन कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्र के किसी एक प्रकार का नाम बताएं। क्षेत्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कहीं पर केवल आम का वृक्ष पाया जाता है तो वह आम वाला क्षेत्र हो जाएगा, कहीं पर केवल चट्टानों वाला भूभाग पाया जाता है तो वह चट्टान प्रदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र करने का मतलब जैसे धर्म, संस्कृति, सभ्यता, ये सभी क्या होते हैं, औपचारिक क्षेत्र होते हैं। तो क्षेत्र के बहुत प्रकार होते हैं, उसमें से क्या हो जाएगा, पहला औपचारिक क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, क्षेत्रीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो रीजनल प्लानिंग होता है, किसी भी क्षेत्र की योजना हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों को मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या लगेगा, ईंट कहाँ से लाएंगे, बालू कहाँ से लाएंगे, सीमेंट कहाँ से लाएंगे। तो यही सभी योजना क्या कहलाता है, क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है, पूरे क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। क्षेत्रीय नियोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में क्या कमी है। जैसे भी किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी है, तो हम लोग उस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल की स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। आगे देखिए आप लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र किस आधार पर बनाए गए हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है, इसको किस प्रकार से बनाया गया है, कैसे दिया गया है इसको कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र का नाम, इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु, मृदा और फसल के आधार पर भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र का नाम दिया गया है, ठीक है। भारत में क्या है, अलग अलग प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। कैसा जलवायु पाया जाता है, तो मानसून जलवायु पाया जाता है। मृदा में क्या क्या कमी है, क्या विशेषता है, फसल के आधार पर, इन सभी के आधार पर भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र का नाम दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीयकरण रीजनलाइजेशन का क्या अर्थ है। तो समान क्षेत्रों का विभाजन। समान क्षेत्रों का विभाजन क्या कहलाता है, क्षेत्रीयकरण कहलाता है। समझते जाइएगा अच्छे तरह से आप लोग, ठीक है। देखिए, यूनिट प्रश्न देखो, विकास ध्रुव सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू ने। किसने दिया, पेरू ने। यहाँ पर इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ पोल थ्योरी किसने दिया, पेरू ने, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रीय असंतुलन से क्या तात्पर्य है। क्षेत्रीय असंतुलन से क्या तात्पर्य है, इसको बताना है। तो क्षेत्रों के बीच विकास की असमानता क्षेत्रीय असंतुलन कहलाता है। क्षेत्रों के बीच विकास की असमानता क्या कहलाता है, क्षेत्रीय असंतुलन कहलाता है। एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में हर चीज की सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या क्या कमी है, यही क्षेत्रीय संतुलन कहलाता है। मतलब यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है,
तो क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला यहाँ पर आपका दिया हुआ है संचयी कारण सिद्धांत किससे संबंधित है। संचयी कारण सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मेरिडल से। संचयी कारण सिद्धांत किससे संबंधित है, मेरिडल से। अगला आपका दिया हुआ है विकास के चरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो रोस्टो। विकास के चरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, रोस्टो। अगला आपका दिया हुआ है क्षेत्रीय असमानता मापने की किसी एक विधि का नाम लिखें। क्षेत्रीय असमानता हम लोग माप सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर हम लोग किस आधार पर उसको मापते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति आय विधि जो होता है, मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है महीना में, दिन में, साल में, यह क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो क्षेत्रीय असमानताओं को हम लोग पैसा को व्यक्ति कितना कमाता है इस आधार पर हम लोग माप सकते हैं। अगला दिया हुआ थर्ड यूनिट, इसमें पढ़ना आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट होता है इसकी विकास की अवधारणा क्या है, इसको पढ़ना है। फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है विकास, डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन स्तर सुधार। जीवन स्तर में क्या है, सुधार है। विकास या डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है। अगला आपके यहाँ पर दिया हुआ है विकास का एक प्रमुख सूचक क्या है, तो साक्षरता दर। विकास का एक प्रमुख सूचक क्या हो जाएगा, साक्षरता दर। जैसे कोई भी एरिया विकास कर रहा है तो वहाँ पर व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है इस आधार पर विकास मापा जाता है। साथ ही साथ और भी 2-3 पॉइंट है, जैसे पहले साक्षरता हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से दूसरा हो जाएगा आपका स्वास्थ्य, दूसरा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। और तीसरा एक और मापक रहता है प्रति व्यक्ति आय। ध्यान रखिएगा तीनों को, प्रति व्यक्ति आय। तो इन तीनों के आधार पर किसी क्षेत्र का विकास मापा जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य तो 3 होता है। विकास का प्रमुख सूचक क्या होता है, पहला साक्षरता दर, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विकेंद्रीकरण नियोजन का क्या अर्थ है, तो स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण। विकेंद्रीकरण नियोजन का क्या अर्थ होता है, स्थानीय स्तर में हम लोग क्या क्या योजनाएं अपना सकते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण नियोजन कहलाता है। आगे दिया हुआ है क्षेत्रीय विकास की एक समस्या बताई, मतलब कोई भी क्षेत्र में क्या विकास है, इसकी मतलब क्या कमी है। तो एक प्रकार से गरीबी, विकास करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले गरीब आदमी का विकास होना चाहिए, ठीक है। मतलब गरीबी है या विकास करने ही नहीं देगा। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है बहुस्तरीय नियोजन से क्या तात्पर्य है, मल्टी लेवल प्लानिंग से क्या तात्पर्य है, इसको बताना है। तो विभिन्न स्तरों पर योजना, मतलब हम लोग बहुत सारी योजनाएं एक साथ क्रियान्वित कर रहे हैं, एक ही साथ, मतलब पुल बन रहा है, मकान बन रहा है, घर बन रहा है, रोड बन रहा है, तो ये बहुस्तरीय नियोजन कहलाएगा। आगे आपका दिया हुआ फोर्थ यूनिट, इसमें पहला प्रश्न है समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम IADP का क्या उद्देश्य है, जिसका आंसर हो जाएगा संतुलित क्षेत्रीय विकास। IADP का प्रमुख उद्देश्य क्या है, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है जनजातीय क्षेत्र नियोजन क्यों आवश्यक है, तो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। किसी भी जो जनजाति होता है, जैसे झारखंड में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, तो बहुत सारी कमी रह गया वहाँ पर, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, दूर करेंगे, ठीक है, जो भी कमी है। तो पिछड़ापन जो उनका है उसको दूर करने के लिए हम लोग जनजातीय क्षेत्र नियोजन को अपनाना हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जल ग्रहण क्षेत्र विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है। जल ग्रहण क्षेत्र विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो जल संरक्षण है। मतलब जल ग्रहण क्षेत्र विकास करेंगे तो जल से संबंधित रहेगा, ठीक है, तो जल का संरक्षण करेंगे। आगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है शहरी हरित पट्टी, शहरी हरित पट्टी अर्बन ग्रीन बेल्ट का क्या उद्देश्य है, तो पर्यावरण संरक्षण। शहरी हरित पट्टी ध्यान रखिएगा, ग्रीन अर्बन ग्रीन बेल्ट, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो पर्यावरण को संरक्षण करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है महानगरीय क्षेत्र नियोजन का संबंध किससे है, तो बड़े नगरों के विकास से। महानगरीय क्षेत्र नियोजन का संबंध किससे है, बड़े नगरों के विकास से है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला हमारा पढ़ना है 5th यूनिट, इसमें पढ़ना है आपको नीति आयोग, बैकवर्ड रीजन्स, रिवर्स वैली प्रोजेक्ट, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। मतलब नीति आयोग क्या होता है, ठीक है, रिवर्स वैली क्या है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो पहला हमारा है मतलब नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में। किसने की थी, तो प्रधानमंत्री ने, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा दिया हुआ है दंड कारणीय क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है, तो पिछड़ा क्षेत्र। दंड कारणीय क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। आगे आपका दिया हुआ है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पिछड़ा क्यों माना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, जो इधर वाला एरिया है, यहाँ वाला जो एरिया है, इसको पिछड़ा वर्ग माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जनजाति लोग अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भौगोलिक और आर्थिक कारणों के चलते क्या है, यहाँ पर जो भी लोग होते हैं सभी पिछड़े वर्ग होते हैं। तो पिछड़ा वर्ग तो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया मणिपुर में, आप लोगों को पता होगा। अगला आपका है किस नदी पर स्थित है, मतलब दामोदर नदी पर। क्वेश्चन क्या है जी, किस नदी पर स्थित है,
अच्छा, प्रोजेक्ट वैली किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला। अगला यहाँ पर दिया हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग। मतलब एक प्रकार से क्या है रीजनल और कॉन्सेप्ट जो है इसका, रीजन किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका क्या प्लानिंग है, इसको पढ़ना है। अब हम लोग 5 मार्क्स वाले एक प्रकार से हम लोग प्रश्न को देखेंगे, या फिर इसको लॉन्ग आंसर टाइप में भी आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए, पहला हमारा है क्षेत्र। रीजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा क्षेत्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्षेत्र की अवधारणा तो बता ही दिए कि समान भौगोलिक विशेषताओं वाला भूभाग क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, भूगोल में क्षेत्र एक मूलभूत अवधारणा है। क्षेत्र से तात्पर्य पृथ्वी की उस सतह से है जहाँ कुछ भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं में समानता पाई जाती है। किसी क्षेत्र की पहचान उसकी विशेषताओं के आधार पर की जाती है, जैसे जलवायु, मृदा, भाषा, आर्थिक गतिविधियाँ अथवा जनसंख्या संरचना। इन सभी के आधार पर क्षेत्र होते हैं। बढ़िया से समझ लो आप लोग। जैसे कोई भी क्षेत्र, जैसे जलवायु वाला ले लेंगे तो जलवायु वाला क्षेत्र हो जाएगा। जलवायु के आधार पर क्षेत्र के प्रकार में बांटा जा सकता है। मृदा के आधार पर क्षेत्र बनाया जा सकता है। भाषा के आधार पर क्षेत्र होते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर होते हैं, ठीक है। इन सभी के आधार पर क्षेत्र होते हैं। तो क्षेत्र क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। समान भौगोलिक विशेषताओं वाला भूभाग क्षेत्र कहलाता है। और क्षेत्र बहुत प्रकार के होते हैं, प्रदेश बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे जलवायु क्षेत्र हो गया, मृदा क्षेत्र हो गया, भाषा क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। जितना बोलिएगा, जो बोलिएगा सभी क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्र की अवधारणा स्थानिक अध्ययन को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाती है। मतलब जो क्षेत्र है, किसी क्षेत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसके विकास के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला हमारा है औपचारिक क्षेत्र। यहाँ क्या होता है औपचारिक क्षेत्र? जहाँ भौगोलिक तत्वों में स्पष्ट समानता होती है, उसे कृषि क्षेत्र या जलवायु क्षेत्र कहते हैं। मतलब इसमें आपका पहला में आ जाएगा औपचारिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? भौगोलिक तत्वों में स्पष्ट समानता होगा, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया और दूसरा जलवायु क्षेत्र। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है कार्यात्मक क्षेत्र। दूसरा आपका क्या है, या फिर सब लोग यहाँ रख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। दूसरा क्षेत्र का प्रकार हो जाएगा कार्यात्मक क्षेत्र। कार्यात्मक क्षेत्र क्या होता है? जो किसी केंद्रीय स्थान के चारों ओर विकसित होते हैं, जैसे नगर और उसका प्रभाव क्षेत्र, ये क्या कहलाते हैं? कार्यात्मक क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब कोई जो होगा ना, कोई जो क्षेत्र होगा किसी नगर के चारों ओर विकसित होगा, जैसे नगर हो गया, इसके चारों ओर जो क्षेत्र विकसित होगा इसको क्या कहेंगे? कार्यात्मक क्षेत्र कहेंगे। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है अनुभूत या धारण क्षेत्र। अनुभूत या धारणा क्षेत्र जो लोगों की मानसिक धारणाओं पर आधारित होते हैं, जैसे उत्तर भारत या दक्षिण भारत। तो इस प्रकार से भी क्षेत्र बांटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी एग्जाम में आएगा आप लोग अच्छी तरह से लिखोगे। तो यहाँ दिया हुआ है, इस प्रकार क्षेत्र की अवधारणा भूगोल में क्षेत्रीय विश्लेषण, नियोजन और विकास को समझने में क्या है? सशक्त बनाता है। यूनिट 2 में हमारा दिया हुआ है थ्योरीज एंड मॉडल्स फॉर रीजनल प्लानिंग। मतलब आपको क्या पढ़ना है? जो एक नियोजन होता है, क्षेत्रीय नियोजन होता है, इससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, मॉडल्स दिए गए हैं, इसको पढ़ना है। और पक्का बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन एकदम बनेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, पेरू के विकास ध्रुव सिद्धांत, ग्रोथ पोल थ्योरी की व्याख्या करें। तो पेरू के द्वारा क्या दिया गया है? विकास ध्रुव सिद्धांत दिया गया है, मतलब ग्रोथ पोल थ्योरी दिया गया है। तो आखिर ग्रोथ पोल थ्योरी क्या है, इसको बताना है। तो इसको आप लोग देखो, विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन पेरू के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास किसी क्षेत्र में समान रूप से नहीं होता है, बल्कि कुछ विशिष्ट केंद्रों या ध्रुवों में केंद्रित रहता है। ये विकास ध्रुव केंद्र प्राय बड़े औद्योगिक समूह या प्रमुख रूप से आर्थिक गतिविधियों के रूप में विकसित होते हैं। बढ़िया से समझ लीजिएगा, जो ग्रोथ पोल थ्योरी है ये पेरू के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पेरू के द्वारा। इनका मानना है कि सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास समान रूप से नहीं होता है। तो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में काम धंधा करने के लिए जो होता है रोजगार होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो जहाँ पर रोजगार के साधन होंगे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे, वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। लेकिन जहाँ पर रोजगार के साधन है ही नहीं है, वहाँ पर क्या होगा? विकास माने पिछड़ा जाएगा, ठीक है। तो इनका मानना है कि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है, कहीं पर नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर होता है वहाँ पर उसी को केंद्र माना जाता है। और यह केंद्र क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र है ये केंद्र जो है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें आसपास वाले जितने भी लोग होते हैं आकर यहाँ पर आकर बस जाते हैं, ठीक है। और इन पूरे क्षेत्र को क्या करता है? विकसित करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आसपास वाला क्षेत्र होता है उस पर भी प्रभाव डालता है, मतलब उन क्षेत्रों का भी विकास होता है। तो समझ गए होंगे इसको आप लोग। मतलब इस सिद्धांत में बताया जा रहा है कि सभी क्षेत्र समान रूप से विकसित नहीं होते हैं, कुछ क्षेत्र विकसित होते हैं। लेकिन कहाँ पर विकसित होते हैं? जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो आर्थिक वाला क्षेत्र होते हैं, वहीं पर ज़्यादा विकास होता है।
सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मॉडल के संचय कारण सिद्धांत तथा क्षेत्रीय असमानता की अवधारणा को स्पष्ट करें। अब आपका दिया हुआ यहाँ पर मॉडल के द्वारा संचय कारण सिद्धांत क्या दिया हुआ है, संचय कारण सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी ऑफ क्युमुलेटिव कॉजेशन दिया हुआ है। तो समझ लेते हैं हम लोग संचय कारण सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी ऑफ क्युमुलेटिव कॉजेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा दिया गया है, मॉडल के द्वारा दिया गया है, थ्योरी ऑफ क्युमुलेटिव कॉजेशन। यहाँ देखिए आंसर को, संचय कारण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉडल के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। इनके अनुसार विकसित क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं और पिछड़े क्षेत्र अधिक पिछड़े रह जाते हैं। यह प्रक्रिया संभवतः या स्वतः संतुलित नहीं स्थापित कर पाता है बल्कि असमानताओं को बढ़ाती है। बढ़िया से समझ लीजिएगा, जो क्युमुलेटिव कॉजेशन जो थ्योरी है, इनके अनुसार क्या है, मतलब जो विकसित क्षेत्र है उन्हीं वही ज़्यादा विकास कर पाएगा। जो विकसित क्षेत्र रहता है वही भी ज़्यादा विकास कर पाता है, और जो जो पिछड़ा क्षेत्र होता है वह विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर पैसा नहीं रहता है, संसाधन नहीं रहता है, तो संसाधनों के अभाव में वह क्षेत्र विकसित नहीं कर पाता है। लेकिन जो विकसित क्षेत्र होता है वहाँ पर कमाने धंधा वाला, पैसा वाला, रोजगार वाला ज़्यादा पूंजीपति होता है, तो वे क्या करते हैं, उन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करते हैं। समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल के अनुसार विकसित क्षेत्रों में पूंजी, कुशल श्रम, तकनीक और आधारभूत सुविधाएं होती है जिससे वहाँ निवेश बढ़ता है। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्रों में संसाधनों का पलायन होता है जिससे वहाँ विकास की संभावनाएं और कम हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, बैकवाश इफेक्ट कहा जाता है। बढ़िया से समझ लीजिएगा। मतलब जो मॉडल है, इनका मानना है कि जो विकसित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पूंजी होता है, ज़्यादा श्रम होता है, तकनीक होते हैं, सभी सुविधाएं होती है, तो वहाँ का विकास होगा, वहाँ पर हर चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन जो पिछड़ा क्षेत्र रहेगा वहाँ पर पैसा है ही नहीं है, पैसा लाइएगा कहाँ से, जो बिजनेस करिएगा। तो पिछड़ा क्षेत्र पिछड़ा रहेगा और विकसित क्षेत्र विकसित रहेगा, इनका मानना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है बैकवाश इफेक्ट, मतलब जो क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो रहा है, विकसित होते जा रहा है, और जो क्षेत्र कम विकसित है, कम विकसित होते जा रहा है, इसको हम लोग बैकवाश इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है अधिपेय कभी कभी स्प्लिट इफेक्ट भी उत्पन्न होता है परंतु वह प्राय सीमित होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, दोनों क्षेत्रों का विकास होता है लेकिन बहुत मुश्किल से। आगे यहाँ पर दिया हुआ है यह सिद्धांत क्षेत्रीय नियोजन में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। संतुलित विकास के लिए योजनाबद्ध नीति, सार्वजनिक निवेश और जो विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम होते हैं, ये सभी यहाँ पर आवश्यक माने जाते हैं। मतलब जो संचय है, संचय सिद्धांत है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा था क्या, द थ्योरी ऑफ क्युमुलेटिव कॉजेशन, यह जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है, जो सरकारी है, ठीक है, योजनाएं अपनाने में मदद करता है ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, सभी क्षेत्र में क्या कमी है पता चल सके। आगे आपका दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है रोस्टो एवं फ्रीडमैन के विकास सिद्धांत की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। वेरीफाई एक्सप्लेन रोस्टोस एंड फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी विकास से संबंधित रोस्टो और फ्रीडमैन के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं। तो आखिर ये सिद्धांत क्या बताता है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर्थिक विकास के चरण सिद्धांत का प्रतिपादन रोस्टो और फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। रोस्टो के अनुसार विकास 5 चरणों में होता है, जिसमें पारंपरिक समाज, टेक ऑफ की पूर्व अवस्था, टेक ऑफ की परिपक्व अवस्था, उच्च उपभोग की अवस्था। यह सिद्धांत विकास को एक रैखिक और क्रमिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। क्या हो जाएगा, 5 अवस्था हो गया। ठीक है, इन्हीं के आधार पर विकास आधारित होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं यह सिद्धांत क्या है, एक रैखिक और क्रमिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सको। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया हुआ है विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख सूचकों का वर्णन करें। विकास की अवधारणा क्या है, विकास किसे कहते हैं, इसके लिए कौन कौन से सूचक होते हैं उसको बताना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विकास की प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दों की व्याख्या करें। विकास के लिए कौन कौन सी समस्याएं होती है इसको बताना है। देखते जाइएगा। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट। आप लोग समझ लीजिए, नियोजन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय, बहुस्तरीय एवं विकेंद्रीकरण नियोजन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एंड द रोल ऑफ सेक्टर, मल्टी लेवल एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, इसको बताना है। देख लीजिएगा, सभी का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट, इससे संबंधित प्रश्न रहेगा। जैसे पहला प्रश्न है समेकित क्षेत्र कार्यक्रम IADP की अवधारणा क्या महत्व है, इसको बताना है। देख लीजिएगा, सबको पढ़ लीजिएगा, ऐप में मिल जाएगा आपको। अगला दिया हुआ है जनजातीय एवं परवर्ती क्षेत्रों की नियोजन की आवश्यकता एवं समस्या का वर्णन करें। परवर्ती एवं जनजातीय एवं परवर्ती क्षेत्रों की नियोजन की आवश्यकता एवं समस्या को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा पर्वन जल ग्रहण क्षेत्रों के नियोजन के महत्व का स्पष्ट करें। सूखा पर्वन एवं जल ग्रहण क्षेत्रों के नियोजन और इसके महत्व को बताना है।
5th नंबर में आपका दिया हुआ है नीति आयोग, बैकवर्ड रीजन्स एंड रिवर वैली प्रोजेक्शन। मतलब रिवर वैली प्रोजेक्शन क्या है, नीति आयोग क्या है, इन सबको पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा नीति आयोग की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन करें। यहाँ पर दिया हुआ इंग्लिश ध्यान दीजिएगा। डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का क्या कार्य है इसको बताना है। ठीक है, नीति आयोग यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है पिछड़े क्षेत्रों की पहचान एवं उनके विकास की रणनीतियों की व्याख्या करें। पिछड़ा क्षेत्र की कैसे पहचान कर सकते हैं, क्षेत्रों की कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग उसके विकास के लिए क्या योजनाएं अपना सकते हैं, इसको बताना है। कभी कभी नहीं बोलाता है, क्या करें यार। दिया हुआ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व का वर्णन करें। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के क्या उद्देश्य होते हैं, इसका क्या महत्व होता है, इसको बताना है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्शन। देख लीजिएगा इसको। आगे दिया हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन एंड रीजनल प्लानिंग, तो इससे संबंधित प्रश्न रहेगा। मतलब सारा प्रश्न आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा। बाकी सभी का आंसर कहाँ पर मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।